कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। शारजापुर नाम के गांव में सम्राट नाम का एक बहुत ही शातिर चोर रहा करता था। वो हमेशा छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया करता था, मगर ये छोटी मोटी चोरियां करके अब वो बहुत तंग आ गया था। अब वो सोचता है कि अरे तू एक शातिर और बहुत चालाक चोर है, इस वजह से अब बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा सोचूंगा नहीं तो बड़ा कब हो पाऊंगा, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सम्राट कुछ योजना बनाता है और इसके लिए वो एक आदमी की मदद लेता है। उसका नाम था रंगा। रंगा बहुत ही छोटा चोर था, मगर पैसे मिल रहे थे इसलिए वो ये काम करने के लिए तैयार हो गया। अब रंगा सम्राट से, बॉस हमें क्या करना है, क्या प्लान है आपका? अरे बताता हूँ, थोड़ा होशियारी से हमें काम करना होगा, समझे? मेरा प्लान है, अब घर घर जाकर छोटी मोटी चोरियां बहुत कर ली, अब थोड़ी बड़ी चोरी करेंगे हम। अब बैंक में चोरी करेंगे, वो भी तू सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर ला, समझे? जी बॉस, सारी इंफॉर्मेशन कल ही आपको ला कर देता हूँ। अब रंगा वहां से चला जाता है और सम्राट एक अच्छा ट्रक लेकर आ जाता है और सारी बाकी की तैयारी कर लेता है। तभी रंगा सारी इंफॉर्मेशन लेकर आता है। बॉस, रात के समय सारी कैश बैंक में ही रहने वाली है और रात के समय वॉचमैन अकेला ही पहरा देने वाला है, इसलिए ये अच्छा मौका है बैंक लूटने का। हाँ, अब मेरा प्लान सुनो। कल रात को हम रात के 12 बजे यहाँ मिलेंगे और मैं ट्रक लेकर आऊंगा और तुम वॉचमैन को बातों में उलझा कर रखना और उसके मुंह पे स्प्रे मारकर उसको बेहोश कर देना। तभी बैंक में पीछे से घुसूंगा और तुम ट्रक में बैठकर तैयार रखना, तब तक मैं सारी कैश लेकर आऊंगा। जी बॉस, ऐसा ही करेंगे। कल ठीक टाइम से आ जाना। जी बॉस, अब मैं चलता हूँ। अब रंगा वहां से चला जाता है और कल जल्दी आकर वहां जाकर सम्राट का इंतजार कर रहा था। तभी ट्रक लेकर सम्राट वहां आ जाता है और बैंक के पीछे खड़ा रहता है। तभी रंगा उसे इशारे में डन करता है। तभी रंगा वॉचमैन के साथ बातें करता है और उधर सम्राट पीछे के दरवाजे को तोड़कर बैंक में घुस जाता है और वो वहां की तिजोरी तोड़कर बहुत सारे पैसों के बैग्स भर लेता है। तभी रंगा उस वॉचमैन के चेहरे पर एक स्प्रे मार देता है और वो वॉचमैन बेहोश पड़ जाता है और रंगा भी सम्राट की मदद करने के लिए वहां चला जाता है। तभी सम्राट और रंगा सब बैग्स उठाकर ट्रक में डाल देते हैं और वो ट्रक गांव के बाहर एक बड़ा सा डंप यार्ड था। वहां जाकर सम्राट और रंगा ट्रक को छुपा देते हैं क्योंकि वहां कोई आता नहीं था। इतना कचरे का ढेर कोई नहीं दिखता, चल अब दोनों घर जाकर आराम करेंगे। अब उस वॉचमैन को होश आ गया और होश आने के बाद उसने देखा कि उसके बैंक में चोरी हो गई है। उसने कंप्लेन करवाई और पुलिस तुरंत वहां आ गई और ये सब देखकर, तो तुम कहाँ थे जिस वक्त बैंक लूटा गया था? साहब, मेरे साथ एक आदमी रात में बात करने के लिए आया था और उसने मेरे मुंह पर स्प्रे छिड़का और मैं बेहोश हो गया साहब। तुम उस आदमी को पहचान सकते हो क्या? हाँ साहब, मैं उसको पहचान लूंगा। अच्छा, तो फिर कल सारे लोगों को बुलाएंगे, फिर तुम उसमें से कोई है क्या ये बताना है। जी साहब। अब वॉचमैन घर चला जाता है। तभी पुलिस अपने कांस्टेबल से, अरे सखाराम, ये जो भी है बड़ा शातिर चोर है, हमें थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, समझे? जी साहब। अगले दिन सारे गांव के लोगों को बुलाया जाता है और उनको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और वॉचमैन को बुलाकर उनके चेहरे पहचानने को बोलते हैं। तभी बहुत सारे लोगों को देखने के बाद वॉचमैन एक आदमी के पास चला जाता है और, अरे साहब, ये वही आदमी है, इसने मुझसे बात की थी। कल मैं अपने घर पर ही था, मैं कल क्यों बैंक जाऊं? मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने क्या किया है या नहीं किया है ये वो जेल जाकर ही पता चलेगा। 2 लाठी पड़ेगी ना, सब हेकड़ी बाहर आ जाएगी। अब सारे लोगों को पुलिस जाने के लिए कहते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर की नजर सम्राट के ऊपर चली जाती है। वो सम्राट को पास बुलाते हैं और तभी सम्राट भागने लगता है। तभी पुलिस उसके पीछे जोर से दौड़कर उसे पकड़ लेती है। अच्छा, तो तू है चोरी करने वाला, सच बता कहाँ है चोरी का माल, नहीं तो मार मार के वो हाल करूंगा ना तुम्हें पता नहीं है। साहब,
आप गलत समझ रहे हैं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अच्छा हुआ तू हाथ लग गया, पता नहीं हमेशा हाथ से भाग चला जाता है। आज नहीं छोड़ेंगे तुझे, समझे? अरे साहब, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं, मैं एक आम आदमी हूँ। अब पुलिस उसको पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं और उन दोनों को बहुत बहुत मार देते हैं, मगर दोनों कुछ भी नहीं बोलते। अब उन्हें पुलिस बहुत मार देते हैं। तभी इंस्पेक्टर, अरे इन्हें स्पेशल जेल में डालो, ऐसे चोरों के लिए हमने जो बनवाई है भूमिगत जेल। अब देखता हूँ कहाँ भाग कर जाएंगे। अब रंगा और सम्राट सोच में पड़ जाते हैं कि भूमिगत यानी जाने का कोई चांस ही नहीं। अरे बॉस, यहाँ से भागने का कोई चांस ही नहीं, अब क्या करें? तू चुप रहे और कुछ मत बोल, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगा। अब पुलिस उनके आंखों पर पट्टी बांधकर उस भूमिगत जेल में डाल देते हैं। अब इंस्पेक्टर उनसे बात करता है, अब यहाँ से भाग कर दिखाओ, हमेशा भागने के बारे में सोचते हो ना, अब देखता हूँ कैसे भागते हो। अरे साहब, हमें लगता है आप गलत समझ रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है, यहाँ अच्छी खातिरदारी होगी तुम्हारी, अकल ठिकाने आ जाएगी। अब वहां से सम्राट और रंगा रात के समय एक सुरंग खोदते हैं जो कि गांव के बाहर निकलती है। ये सब उनकी हरकतों पर इंस्पेक्टर नजर रखकर था, मगर उनको बोला नहीं। अब उनके पास से इंस्पेक्टर को बैंक के पैसे निकालने थे जो कि उन्होंने चुराए थे। अब वो दोनों 8 दिन में सुरंग खोद देते हैं और अगली रात को भागने की योजना बनाते हैं। इधर इंस्पेक्टर सुरंग के दूसरे वाले सुरंग के पास खड़ा हो जाता है और उसका बाहर निकलने का इंतजार करता है। तभी वहां किसी की आवाज आती है, चुप हो जाओ, उन्हें हम दिखने ना पाए, हमें बैंक के पैसे वापस चाहिए, समझे? जी साहब। अब सारे पुलिस अफसर अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं और सम्राट और रंगा आने का इंतजार करते हैं। तभी सम्राट और रंगा बाहर आते हैं। उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देखता। अब सम्राट रंगा से, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, हम भेष बदलकर यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ वापस नहीं आएंगे, चलो। अब सम्राट और रंगा डंपिंग में चले जाते हैं और वहां गार्बेज में छुपाई हुई उनकी ट्रक निकालते हैं और इधर उधर देखते हैं। उन्हें कोई देख नहीं रहा है, इसकी तसल्ली कर लेते हैं। अब ये सब इंस्पेक्टर दूर से देख रहे थे और ये दोनों ट्रक निकालने की जल्दी में थे। तभी इंस्पेक्टर सम्राट के सर पर बंदूक रखकर बोलते हैं कि चलो, अब बहुत हो गया नाटक, निकालो ना पैसे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब चलो हमेशा के लिए जेल में। तू मारने पर बता नहीं रहा था, तो तू जो कर रहा था वही तरीका अपनाया, कैसा लगा मेरा तरीका? सम्राट चुपचाप इंस्पेक्टर की ओर देखता ही रह गया और रंगा तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। हमने ईमानदारी से पूछा तो तुमने बताया नहीं, अब जेल में सड़ो तुम दोनों के दोनों। कांस्टेबल, इन्हें लेके चलो, अब बाकी बहुत काम है, चलो। अब सारे पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते हैं और अब उन्हें भागने का इस बार कोई चांस ही नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर काम करने चाहिए। रामगढ़ नाम के गांव में श्यामदास नाम का एक बहुत धनवान आदमी रहता था। उसका लड़का रोहन बहुत अय्याशी किया करता था। उसे पैसों की कोई अहमियत नहीं थी। उसका एक मित्र था जिसका नाम था रमेश। रमेश बहुत होनहार और होशियार था। वो बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत पर श्यामदास खुद भी खुश था। रमेश और रोहन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। रमेश गरीब होने के कारण रोहन उसका हमेशा मजाक उड़ाया करता था और ये बात रमेश को बहुत बुरी लगती थी। एक दिन मैं इस रोहन से ज्यादा पैसे कमाऊंगा और फिर उसे बताऊंगा। रमेश वहां से चला जाता है। अपने घर जाकर वो उदास होकर बैठता है। तभी उसके पिताजी उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे रमेश, क्या हुआ है बेटा तुम्हें? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। अच्छा, तो बताओ आज दिन भर क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, मेरा आज का दिन अच्छा था। घर आते समय रोहन मिल गया। मुझे देखकर वो कुछ भी भला बुरा कहने लगा। अरे जाने दे रमेश, जिसका कर्म उसके साथ रहता है। तुम हमेशा अच्छे कर्म करना, समझे? जी पिताजी। अगले दिन से रमेश अपने काम में जुट गया। उधर श्यामदास अपने बेटे को सीख देने की कोशिश कर रहा है। बेटा रोहन, जरा काम भी किया करो। हमेशा दोस्तों के साथ मस्ती और अय्याशी करना अच्छी बात नहीं। वो तुम्हारा दोस्त रमेश देखो कितना ईमानदार और काम का लड़का है। जो भी काम मिले वो कर लेता है। हाँ पता है पिताजी, आपको तो उसकी तारीफ करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। आप वही कीजिए।
बेटे की बात सुनकर शामदास सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी खेती से बहुत लगाव था और उन्हें एक नया व्यवसाय भी शुरू करना था। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा रोहन, मैं सोच रहा था कि हम हमारा दूसरा बिजनेस शुरू करें जो खेती से संबंधित हो। तुम्हारा क्या विचार है? आपको जो करना है वो कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी तुम संभालो। मैं वहाँ काम वाम कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ देखरेख वगैरह करूँगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें सिर्फ वहाँ जाकर अपने धंधे पर ध्यान देना है। शामदास गांव में नई जमीन लेकर एक फार्म खोलता है। उसकी सारी जिम्मेदारी अपने बेटे रोहन पर सौंपता है। अब रोहन भी अच्छी तरह से सारी जिम्मेदारियां निभाने लगा। उस फार्म में बहुत मेहनत करने लगा। एक दिन उसके पिताजी ने उसके लिए एक ट्रैक्टर खरीदा। वो ट्रैक्टर लेकर रोहन रमेश के घर के सामने खड़ा हो गया और उसे आवाज लगाई। रमेश घर से बाहर आया और अपने घर के सामने एक ट्रैक्टर खड़ा देख, अरे रोहन, ये कहाँ से लाए? ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसे चला के देखूं? अरे मैं सिर्फ तुझे दिखाने लाया हूँ, इसे हाथ लगाने की तेरी हैसियत भी है क्या? आया बड़ा चलाने वाला। ये बात रमेश को बहुत बुरी तरह से चुभ गई। वो दुखी होकर अपने घर में गया। क्या हुआ है बेटा, आज फिर से मुंह लटका कर बैठे हो? पिताजी, वो रोहन ने नया ट्रैक्टर लाया और मैंने जब चलाने की मांग की तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे ट्रैक्टर को हाथ लगाने की भी हैसियत नहीं। देखना पिताजी, मैं भी एक दिन बहुत अच्छा ट्रैक्टर खरीदूंगा। अरे बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? पता है, मेरी जवानी में मेरे पिताजी ने मुझे एक सोने का ट्रैक्टर दिया था। ये लो, ये छोटा सा ट्रैक्टर। अब इसको लेकर आगे क्या करना है तुम सोचो। इस छोटे से ट्रैक्टर का मैं क्या करूंगा पिताजी? वो तो बेटा तुम तय करो। तुम जिंदगी में आगे क्या करते हो वो इसी पे निर्भर है। जी पिताजी। रमेश वो छोटा सा सोने का ट्रैक्टर लेकर अपने बिस्तर पर लेट गया और सोच में डूब गया। वो अपने दादाजी की याद निकालकर मन ही मन बात करने लगा। क्या दादाजी, आपने मेरे लिए ये छोटा सा सोने का ट्रैक्टर रखा, ये मेरे कुछ काम का नहीं। मैं तो एक बड़ा ट्रैक्टर भी नहीं खरीद सकता। तभी अचानक रमेश को किसी की आवाज आई। कौन है? किसकी आवाज है? रमेश ने देखा कि दीवार पर टंगी दादाजी की तस्वीर उससे बात कर रही है। अरे बेटा, ये सोने का ट्रैक्टर कोई खिलौना नहीं है, ये जादुई ट्रैक्टर है। ये एक असली ट्रैक्टर भी बन सकता है और ये बात तुम्हारे पिताजी को भी पता नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो कैसे दादाजी? सुनो, उस ट्रैक्टर को एक छोटी सी चाबी है। तुम उसे घुमाओ और उसके पास जाकर ऐसा बोलो कि हे छोटे ट्रैक्टर, बड़े हो जाओ, और वो जादुई ट्रैक्टर बड़ा हो जाएगा। जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाए तो उसे कहना कि अब छोटे हो जाओ और वो छोटा हो जाएगा। समझे? अगली सुबह रमेश वो ट्रैक्टर लेकर अपने आंगन में गया। वहां जाकर उस ट्रैक्टर को चाबी लगाई और कहा, हे जादुई ट्रैक्टर, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े हो जाओ। और कमाल हो गया, वो छोटा सा ट्रैक्टर एक बहुत बड़े ट्रैक्टर में परिवर्तित हो गया। ये देख के रमेश और उसके पिताजी बहुत खुश हो गए। रमेश की ट्रैक्टर को लेके चिंता मिट गई। अब मैं मेरा ये ट्रैक्टर रोहन को दिखाऊंगा। अब रमेश अपना ट्रैक्टर लेकर पूरे गांव में घूमने लगा। उसे बहुत सारे काम मिलने लगे। ऐसे ही एक दिन वो रोहन के फार्म में गया। इतना बड़ा सोने का ट्रैक्टर देख के रोहन की आंखें फट गई। अरे रोहन, ये ट्रैक्टर मैंने नहीं, मेरे दादाजी ने मुझे दिया है, सोने का है। कैसा लगा मेरा ट्रैक्टर? रमेश, तुम्हारा ट्रैक्टर तो बहुत अच्छा है, कैसे चलता है जरा बताओ। भोला रमेश उसको सारी बातें बताता है। रोहन उसकी सारी बातें गौर से सुनता है और अगले रात वो ट्रैक्टर चोरी करने के लिए चुपके से रमेश के घर में जाता है। अब ये ट्रैक्टर भी मेरे पास रहेगा। रमेश, बहुत उछल रहा था ना तू, अब देखता हूँ कितना उछलता है। रोहन आंगन में खड़े ट्रैक्टर की चाबी घुमाता है। उसे उस ट्रैक्टर को छोटा कैसे करते हैं इसकी पूरी जानकारी रमेश से मिली थी। चाबी घुमाते ही ट्रैक्टर छोटा हो गया। जैसे ही रोहन वो ट्रैक्टर उठाने गया, वो ट्रैक्टर एक बड़े सांप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर रोहन बहुत डर गया और दुम दबा के वहां से भाग निकला। वो जादुई ट्रैक्टर फिर से बड़ा होकर अपनी जगह खड़ा हो गया। रोहन ने फिर कभी उस ट्रैक्टर को चुराने की कोशिश नहीं की। रमेश ने उस जादुई ट्रैक्टर के जोर पर खूब सारे पैसे कमाए और अपने पिताजी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। केरल नाम के राज्य में मल्लमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के बाजू में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के प्राणी थे। उस जंगल में एक हाथियों का झुंड भी था, जिसमें एक 15 साल की हाथीनी थी जो गर्भवती थी। एक दिन वो थककर एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठ गई और अपने आने वाले बच्चे के साथ बातें करने लगी। बेटा, जब तुम इस दुनिया में आओगे तो तुम्हें ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। तुम्हें ये दुनिया बहुत पसंद आएगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी।
ऐसा बोल के वो हाथीनी सो जाती है। तभी अचानक उसके बच्चे को भूख लगती है और माँ हाथीनी की नींद खुल जाती है। मुझे खाना ढूंढना होगा, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ढूंढती हूँ। वो ऐसा कह के उठती है और खाने की तलाश में सारा जंगल घूमती है, मगर उसे जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही खाने की तलाश में वो गांव में आ पहुंचती है। उस गांव में कुछ बुरी प्रवृत्ति के लोग रहते थे जो जानवरों के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते थे। उस दिन दो बदमाश लोगों ने उस हाथीने को गांव में आते हुए देख लिया और उसके साथ मस्ती करने की सोची। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ अनानास है, इसमें हम कुछ पटाखे डालते हैं और उस हाथीनी को खिला देते हैं। हाँ भाई, ऐसा ही करते हैं, मजा आएगा। ऐसा कह के राजू और हरिया एक अनानस में पटाखे डाल देते हैं और वो पटाखों से भरा अनानस रास्ते पर रख देते हैं। रास्ते से गुजर रही उस भूखे हाथीनी की नजर उस अनानस पर पड़ती है। वो अनानस देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और झट से उसे खा लेती है। लेकिन उसे खाते ही उसके मुंह में जोर जोर से पटाखे फूटने लगते हैं। वो चिल्लाने लगती है। उसका मुंह पूरी तरह से जल जाता है, उसके मुंह से खून बहने लगता है। वो बेचारी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ये क्या हो गया? मैंने तो फल खाया था, उसमें ये इंसानों ने क्या मिला दिया क्या पता। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मैंने तो इन इंसानों पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, अब मैं क्या करूं? हाथीनी गांव में चली जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती है, अगर मैं पानी पीऊंगी या पानी में जाके रुकूंगी तो शायद मुझे कुछ राहत मिल जाएगी। ऐसा कह के वो हाथीनी पानी की तलाश में गांव के तालाब के पास चली जाती है। वो हाथीनी तालाब का पानी पीती है जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो पानी में जाकर खड़ी हो जाती है। अब उन पटाखों की जलन से उसे थोड़ी राहत मिलती है। उसका मुंह उन पटाखों की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुका है। अब वो वही पानी में भूखी प्यासी बहुत दिनों तक खड़ी रहती है। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग उस हाथीनी को पानी में खड़ा देखकर और उसकी घायल अवस्था देखकर उसकी मदद करने की सोचते हैं और गांव वाले कुछ और हाथियों को साथ लेकर उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। लोग बाकी हाथियों की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर वो हाथीनी बहुत थक गई थी और थकान के कारण वो पानी से बाहर नहीं निकल पाती। खाना ना मिलने की वजह से वो और उसका बच्चा भी तड़प रहे थे और दोनों भी बहुत कमजोर हो गए थे। ये हाथीनी तो बाहर ही नहीं आ रही, ये हमसे बाहर नहीं आ पाएगी, हमें कुछ अलग सोचना चाहिए। अरे मैं सोच रहा हूँ कि हम वन के अधिकारियों को बुलाते हैं और उनकी मदद से हाथीनी को बचाएंगे। मैं आज ही वन के अधिकारियों को फोन लगाता हूँ। अब सारे गांव वाले वन अधिकारियों का इंतजार करने लगते हैं। हाथीनी अपने बच्चे से मन ही मन बात करती है। बेटा, ये दुनिया बहुत सुंदर है और तुम भी इस दुनिया की तरह बहुत सुंदर हो। इस दुनिया के कुछ बुरे लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें खाना भी नहीं दे सकती। मैं तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मगर अब मुझे यह नामुमकिन के बराबर लग रहा है। ये फल मुझे मार देगा और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। माँ, मनुष्य हमें क्यों मारना चाहते हैं? ये हमसे ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं माँ? माँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा, क्या हो रहा है मुझे माँ? अब हाथीनी बहुत रोने लगती है क्योंकि वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकती और थकान के कारण वो पानी में डूबने लगती है। तभी उस गांव में वन अधिकारी आ जाते हैं और उस हाथीनी की अवस्था देखकर गांव वालों पर क्रोधित होते हैं। अरे ये हाथीनी तो गर्भवती है, इसे जल्द ही पानी से बाहर निकालना होगा। जल्दी हाथियों की सहायता से इसे बाहर निकालने की कोशिश करो। ये निंदनीय कृत्य किसने किया है? हमें भी नहीं पता साहब, मगर ये हाथीनी गांव में घूम रही थी और आखिर तालाब में आकर खड़ी हो गई। हमने उसे देखा और आपको फोन कर दिया। अब उस हाथीनी को फिर से हाथियों की सहायता से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसे एक रस्सी से बांधकर बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत थकान की वजह से वो हाथीनी बाहर नहीं निकल पाती और जिंदगी की जंग हार जाती है। वो हाथीनी पानी में डूब जाती है और उसके साथ साथ उसका वो नन्हा बच्चा भी। उसे निकालने की कोशिश करने वाले हाथी भी रोने लगते हैं और इस तरह कुछ चंद इंसानों के मनोरंजन की सजा बेचारी हाथीनी और उसके बच्चे को भुगतनी पड़ती है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आप कुछ सीखेंगे और सभी प्राणियों के प्रति इंसानियत दिखाएंगे। स्वर्णपुर नाम के राज्य में बापू नाम का एक मछुआरा रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम था संगीता और दूसरी का नाम था सारा। संगीता का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वो अपने पिता के सारे काम किया करती थी, मगर उसके विपरीत थी उसकी बहन सारा। उसका स्वभाव बहुत ही अलग था। वो किसी से ढंग से बात भी नहीं करती थी और खुद को बहुत ही सुंदर समझती थी। घर की पूरी जिम्मेदारी संगीता पर ही थी। सारा, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए पिताजी, जल्दी बोलिए, मुझे जरा काम है। बेटी,
इस घर में सिर्फ संगीता ही काम करती है। तुम क्यों नहीं उसके काम में मदद करती? क्या ये फिजूल की बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे थमा के रखा था? मैं आपको एक बात बता दूं, ये आलतू फालतू के काम मैं नहीं करूंगी। आपको करना है तो करो, मुझे मत बताना। क्या बोल रही हो? पता है तुम्हें सारा? हाँ पता है, अब मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसा कह के सारा बाहर चली जाती है। बापू को उसके बर्ताव का बहुत बुरा लगता है। वो अपने काम पर निकल जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। एक दिन उसके पिताजी बहुत बीमार हो जाते हैं और बिस्तर पकड़ लेते हैं। अब उनकी देखभाल संगीता ही करती है। बदकिस्मती से उसके पिताजी कुछ दिनों बाद गुजर जाते हैं। अब उनके घर में कमाई का कोई जरिया नहीं रहता। संगीता और सारा के खाने के भी लाले पड़ते हैं। लेकिन अब संगीता अपना दुख छोड़कर बाजार में अपने पिताजी का कारोबार चलाने लगती है। संगीता खुद ही मछली तालाब से पकड़कर लाती और बाजार में बेचा करती थी। लेकिन इस काम के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता ना होने के कारण उसे बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत किया करती थी। उन दोनों का घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन संगीता ने सारा से कहा, अरे सारा, मुझे ये मछली पकड़ने के काम में तुम्हारी मदद लगेगी। मुझे अकेले से नहीं हो पाएगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मुझे काम मत बताया करो। मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी। तुम्हें करना है तो करो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं क्या करूंगी? मुझ अकेले से नहीं हो पाएगा ये सब। मैं क्या करूं? ऐसा कह के संगीता बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। ये सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा जन्म काम करने के लिए हुआ है, मगर मुझे तो कोई राजकुमार लेके जाएगा और तब यही लोग मेरे हाथ पांव जोड़ेंगे। ऐसा कह के सारा अपनी खूबसूरती निहारती रहती है और खुद को बहुत महान समझने लगती है। ऐसे ही एक दिन संगीता मछलियां पकड़ने के लिए तालाब पर जाती है। बारिश होने के कारण संगीता तालाब पर जाते जाते भीग जाती है और अब ठंडी के कारण मछलियां पकड़ने में सक्षम नहीं होती। जैसे तैसे वो थोड़ी बहुत मछलियां पकड़कर उन्हें गांव में जाकर बेचती है। मछलियां बेचकर वो घर चली जाती है। उसे तेज बुखार चढ़ जाता है और वो लेट जाती है। तबीयत ठीक ना होने के कारण वो खाना नहीं बना पाती। तभी सारा उसके पास आती है और बोलती है, ए संगीता, आज क्या हुआ है तुम्हें? खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? सारा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया। आज के दिन तुम ही खाना बना दो। तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो? मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी। घर में कुछ फल है वो खा लूंगी। तुम तुम्हारा देख लो। अरे ऐसा मत करो सारा, कुछ तो बना दो। ऐसा कह के सारा कुछ फल खा लेती है और संगीता अकेले ही भूखी सो जाती है। अगले दिन संगीता की हालत भूख के मारे बहुत खराब हो जाती है, मगर सारा उसकी तरफ ध्यान न देकर बाहर चली जाती है। अब संगीता लड़खड़ाते हुए उठती है और मटके में से पानी पीती है और उसी हालत में मछली पकड़ने तालाब पर जाती है। वहां जाकर अपने पिताजी की याद में वो रोने लगती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, संगीता, संगीता, मैं हूँ। कौन है? संगीता, मैं हूँ, तालाब। तुमने मुझे देखा नहीं, मगर मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ। क्या हुआ है, आज इतना रो रही हो? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई तालाब हूँ। क्या करूँ तालाब? ये गरीबी और मेरे बहन के स्वभाव के कारण मैं ऊब गई हूँ। संगीता अपनी सारी कहानी तालाब को सुनाती है। अब तालाब भी उसकी कहानी सुनकर सुन्न हो जाता है। उसकी हर रोज की मेहनत भी वो देख रहा था, इसलिए उस तालाब को उसकी दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के बारे में सोचता है। अब तो ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ शेष ही नहीं है, जीने की इच्छा ही नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। संगीता, इस पानी को हाथ में लेकर तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, तुम्हें सब मिल जाएगा। हे जादुई तालाब, मुझे और मेरी बहन के लिए साल भर का अनाज चाहिए। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? संगीता, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई है। तुम्हारे घर पे साल भर का अनाज पहुंच गया है। अब तुम्हें और क्या चाहिए संगीता? मुझे और कुछ नहीं चाहिए जादुई तालाब। तुम हर रोज सिर्फ मुझसे ऐसे ही बातें किया करना, जिससे मुझे दोस्त मिल जाएगा अपना सुख दुख बांटने के लिए। ठीक है संगीता। अब संगीता घर चली जाती है और देखती है तो उनके घर में ढेर सारा अनाज होता है। अनाज देखकर संगीता बहुत खुश हो जाती है और उस अनाज से कुछ खाना बना के खा लेती है। तभी सारा घर आती है। संगीता, ये सारा अनाज कहाँ से लाया है तुमने? जमा किए हुए पैसों से लेके आई हो क्या? संगीता अब चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी बात को अनसुना कर देती है। अब सारा को बहुत गुस्सा आ जाता है। नहीं बताना है तो मत बताओ, मुझे क्या। सारा बड़े गुस्से से वहां से चली जाती है। सारा का ये बर्ताव देखकर संगीता बड़ी चिंतित होती है। अगले दिन संगीता तालाब के पास चली जाती है।
बोलो संगीता, क्या हुआ है? आज भी बड़ी चिंता में लग रही हो। हाँ जादुई तालाब, मुझे मेरी बहन की बहुत चिंता हो रही है। मैं उसके स्वभाव का क्या करूं? वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करती और खुद ही में मशगूल रहती है। हाँ, पता है तुम्हारी बहन का स्वभाव। तुम ऐसा करो, तुम उससे झगड़ा करके अलग घर में रहने के लिए जाओ, जिससे उसे तुम्हारी कीमत पता चले। मगर मेरे पास दूसरा घर नहीं है जिसमें मैं जाके रह सकूं। तुम जब घर पहुंचोगी तब तुम्हें तुम्हारा नया घर तुम्हारे पुराने वाले घर के पास ही मिल जाएगा। उसमें सारी सुख सुविधाएं भी होंगी, जिससे तुम आराम से जीवन व्यतीत कर सकोगी। धन्यवाद तालाब। अब संगीता घर जाने के लिए निकलती है। घर पहुंचकर देखती है तो उसके घर के पास एक बहुत बड़ा आलीशान घर होता है। उस घर को देख संगीता बहुत खुश हो जाती है। वो अपने पुराने घर में जाती है और सारा को ये सब बताती है। सारा, चलो उठो, हम दोनों के लिए कुछ खाना बनाओ। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी अकल ठिकाने पे है ना? मैं और खाना? हाँ। हाँ तुम, और कौन है इस घर में जिससे मैं बात करूंगी? चलो, आज का खाना तुम ही बनाओगी। मैं खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं खाना बनाओगी तो इस घर से निकल जाना। मैं क्यों निकलूं? ये मेरे पिताजी का घर है। निकलना है तो तू निकल। संगीता अब उसका बर्ताव देखकर बहुत दुखी होती है और वहां से निकल जाती है। वो अपने नए घर में रहने के लिए जाती है। अब सारा अकेले ही उस घर में रहने लगती है, मगर उसे खाना बनाना ना आने के कारण उसके खाने के लाले पड़ते हैं। अब वो उदास रहने लगती है। संगीता सारा पर नजर रखे हुए थी। एक दिन संगीता खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे सारा एक बेड पर सोई दिखाई देती है। संगीता को लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जल्दबाजी में तालाब के पास चली जाती है। हे जादुई तालाब, क्या मैं मेरी बहन से मिल सकती हूँ? उसकी तबीयत खराब है, ऐसा मुझे लग रहा है। संगीता, कल तक रुक जाओ, बाद में देखो तुम्हारी बहन का स्वभाव कैसे बदल जाता है। ठीक है तालाब, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, जो कठिन परिस्थितियों में भी मेरे साथ हो। दोस्त बोला है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब संगीता वहां से चली जाती है और अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करती है। अगले दिन सारा जल्द ही उठकर घर का काम करते हुए दिखाई देती है। ये देखकर संगीता सोच में पड़ती है। ऐसा कैसे हुआ? संगीता अपने बगीचे में टहलने जाती है। अचानक उसे देख सारा भागती हुई आती है और संगीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे माफ कर दो ना। सारा, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। तुम मुझे मिल गई हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संगीता, तुम अब कहाँ रह रही हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अब तुम चलो अपने घर। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। चलो सारा, तुम्हें एक नया घर दिखाती हूँ, जिसे देख तुम बहुत खुश हो जाओगी। अब संगीता उसे अपने नए घर में लेकर जाती है। सारा वो घर देखती ही रह जाती है। ये इतना आलीशान घर तुम्हारे पास कैसे आया? ये घर मुझे भगवान की कृपा से मिला है। अब तुम भी इस घर में रह सकती हो, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। अब सारा और संगीता उस नए घर में खुशी खुशी रहने लगती है। संगीता तालाब के पास जाती है और उसे आवाज देती है। दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। क्या हुआ है संगीता, आज बड़ी खुश हो? हाँ दोस्त, मुझे मेरी बहन मिल गई है। उसका स्वभाव तो पूरा परिवर्तित हो गया है। अब वो मेरे साथ मेरे घर में रहती है। तालाब, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। धन्यवाद। हाँ संगीता, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अब तुम दोनों को अगले 8 दिनों में इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। क्यों तालाब, हमसे कोई गलती हुई है क्या, जो हम दोनों को इस गांव से जाना पड़ेगा? जल्द ही तुम दोनों के लिए आजमगढ़ राज्य के 2 युवराज आएंगे, जो तुम्हारा हाथ मांगेंगे और तुमसे शादी करेंगे। तुम यहाँ से विदा हो जाओगी। अब तुम इस गांव में सिर्फ 8 दिन की मेहमान हो। जादुई तालाब, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मुझे जब भी सच्चे मन से याद करोगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सच में तालाब? सच में। अब संगीता खुशी खुशी घर लौट जाती है और सच में 8 दिनों के बाद 2 राजकुमार घोड़े पर सवार होकर संगीता और सारा के घर के पास आते हैं। अब उस बड़े राजकुमार को संगीता बहुत पसंद आती है और दूसरे राजकुमार को सारा पसंद आती है। जी, आपके घर में कोई बड़े हैं? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है। हम दोनों बहनें ही हैं इस पूरे घर में। आपको जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हो। हम दोनों यहाँ हमारी रानियों की खोज में आए थे। हम दोनों आजमगढ़ के राजकुमार हैं और हम हमारी रानियां खुद पसंद करते हैं। मुझे आप पसंद आई हो। क्या आप मेरी रानी बनोगी? और क्या आप मेरी रानी बनोगी? मुझे आप पसंद आई हो। हाँ। अब वो 2 राजकुमार दोनों बहनों को अपने साथ अपने राज्य में लेकर जाते हैं और वहाँ उनकी धूमधाम से शादी की जाती है। अब संगीता और सारा खुशी खुशी राजमहल में रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में होश से काम लेना चाहिए
जो भी संकट आए उसका डटकर सामना करना चाहिए।